बच्चा इम्प्लीमेंटेशन स्कीम थ्रू ट्रस्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम पढ़ चुके हैं। अब सीधा आते बच्चा फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में बच्चा आपकी दो हेडिंग बनाई गई है, ठीक है। सबसे पहला पैराग्राफ और दो पैराग्राफ मैंने बनाया, ठीक है। पहला पैराग्राफ आपको बताता है एक्चुअल में जो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट में बैठता है बच्चे एक ट्रस्टी। ट्रस्ट में बैठने वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रस्टी, जो पूरा मैनेजमेंट देखता है। पहला पैराग्राफ बोलता है कौन कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता है, दूसरा पैराग्राफ बोलता है कौन कौन ट्रस्टी बन सकता है, ठीक है। चलिए, ट्रस्टी कौन कौन नहीं बन सकता। इन्होंने बोल दिया पर्सन शेल नॉट अपॉइंट एज अ ट्रस्टी, कौन कौन ट्रस्टी की तरह अपॉइंट नहीं हो सकता। चलिए, इन्होंने कहा कौन नहीं हो सकता? कंपनी का डायरेक्टर। कंपनी का डायरेक्टर ट्रस्टी नहीं होगा। हमने क्या किया? अपने काम को आउटसोर्स किया ताकि एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट अलग से बने और वो काम अपना पूरा फेयर तरीके से कर सके। इनडायरेक्ट रूट से गए ना अपन, इनडायरेक्ट रूट में हमने पूरा काम ट्रस्ट को दिया, तो भैया ट्रस्ट में बैठने वाले को ट्रस्टी बोलते हैं। तो भैया वो ट्रस्टी कौन नहीं बनेगा? कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा, कंपनी का केएमपी नहीं बनेगा। केएमपी बोले तो की मैनेजर पर्सन, तो की मैनेजर पर्सन में सीएस होता है और भी बहुत सारे लोग होते हैं, होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर सीएस था, वो लोग भी बनेंगे नहीं। कंपनी का प्रमोटर नहीं बैठेगा ट्रस्ट में, मतलब वो ट्रस्टी नहीं है। ट्रस्टी कौन कौन नहीं बनेगा? जिस कंपनी का स्कीम लॉन्च हो रही है उसका डायरेक्टर, केएमपी और उसका प्रमोटर, और इन सब के रिलेटिव भी, क्योंकि रिलेटिव है। यहाँ हस्बैंड ने तो वहां पे वाइफ को बैठा दिया, तो सब होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा कंपनी होल्डिंग कंपनी का भी नहीं, सब्सिडरी कंपनी का भी नहीं, एसोसिएट कंपनी का भी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता, कौन कौन ट्रस्टी के लिए इनएलिजिबल है? बच्चा इन्होंने साफ साफ बोल दिया जो कंपनी स्कीम लेकर आ रही है ना, उसी कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर और इन सब के रिलेटिव, उसी कंपनी का डायरेक्टर, केएमपी और प्रमोटर रिलेटिव, या फिर होल्डिंग कंपनी के भी हो सकते हैं, सब्जी और इन सबको मना कर दिया। और साथ में उसने एक और पॉइंट बोल दिया, और शुड नॉट होल्ड, इन्होंने क्या बोल दिया? 10% मोर। पहले फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से रीड करते फिर सेकंड में आती। अ पर्सन नॉट अपॉइंट एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी नहीं बन सकता एक ऐसा इंसान जो क्या है? डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर, किसका? कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडी का, एसोसिएट का, एनी रिलेटिव, वही डायरेक्टर, केएमपी और प्रमोटर। बात समझ में आ गई? ये तो नहीं बनेगा। उन्होंने बोल दिया पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट, पर्सन नॉट अपॉइंट एज अ ट्रस्टी इफ ही इज बेनिफिशियल होल्ड, शेयर होल्ड करके रखा है कितना? 10% और मोर पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, वो भी नहीं। मतलब कौन सा बन सकता है मुझे बताओ? 10% से कम है वो शेयर होल्डर नॉट होल्ड, उन्होंने साफ साफ बोल दिया 10% और उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग ना हो। बच्चा अगर 10% शेयर होल्डिंग है तो वो ट्रस्टी, क्योंकि वो कंपनी का ज्यादा सगा हो गया ना। ये डायरेक्टर कंपनी के सगे, केएमपी, प्रमोटर, रिलेटिव किसके सगे होंगे? कंपनी के। अगर कोई शेयर होल्डर है जो कंपनी का ज्यादा सगा है, ये कैसे पता चल रहा है? उसके शेयर होल्डिंग से। उसकी शेयर होल्डिंग है भैया 10% या उससे ज्यादा, तो ये कंपनी का ज्यादा सगा है, इसे ट्रस्टी मत बनाइए, क्योंकि हमें ट्रस्टी ऐसा बनाना है जो एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करे। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? तो कौन कौन ट्रस्टी नहीं बनेगा पहले पूरा डिटेल में पढ़ लिया, और वो शेयर होल्डर भी नहीं बनेगा जिसके पास 10% उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग। बच्चा तो एलिजिबल कौन है इसके अलावा बाकी लोग? ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा इंडिविजुअल, जहां कहीं भी इंडिविजुअल आएगा इंसान समझ जाना, इंडिविजुअल पर्सन आता है तो उसमें इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल बॉडी सब आ जाती है, कंपनी वगैरह, ठीक है। इंडिविजुअल ट्रस्टी बन सकता है, हाँ। क्या लिखा है? 1% कंपनी, ये कंपनी है, ये क्या है? कंपनी है। कि इस कंपनी को भी ट्रस्टी बना सकते हैं, हाँ। ट्रस्टी एक इंसान भी हो सकता है, ट्रस्टी एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, ट्रस्टी आपको इंडिविजुअल बनाना है, इंडिविजुअल बनाइए, आपकी मर्जी। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट की बात हो रही है, उसमें ट्रस्टी कौन बनेगा? ट्रस्टी मुझे एक इंसान को बनाया है, ठीक है, बन सकते। या फिर 1% कंपनी भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, ये बात समझ में आ गई। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया? ध्यान रखना, मिनिमम टू सच ट्रस्ट।
मेरा एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है, ठीक है। इसमें मुझे बैठाना है किसको बच्चा? ट्रस्टी को। किसको बैठाना है? ट्रस्टी को। मैं एक इंसान को भी रख सकती, इन्होंने कहा अगर इंसान को रखना है तो प्लीज 2 इंसान रखना। इंसान को रख रहे हो तो क्या रखना? 2 इंसान को। मैंने कहा ठीक है इंसान नहीं रख रही, खत्म। ओपीसी कंपनी को रखना चाहती हूँ, इन्होंने कहा ओपीसी को रखना चाहती हो, ओपीसी 2 ओपीसी को रखना, क्योंकि इस 1% कंपनी में भी कौन होता है? एक ही पर्सन होता है, तो 2 ओपीसी को रखना, 2 कंपनी होना ओपीसी वाली। मैंने कहा नहीं 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 ठीक है, मुझे एक नॉर्मल कंपनी को रखना है, एक नॉर्मल कंपनी को रखना है। तो इन्होंने कहा अगर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी को रख रहे हो, जो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में, ओपीसी की बात नहीं कर रहे बच्चा, प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम तो कितने हो सकते हैं? पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 7, मैक्सिमम कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा ट्रस्टी एक इंसान भी बन सकता है, कंपनी भी बन सकती है। ट्रस्टी एक इंसान भी बन सकता है और एक कंपनी भी। अगर ट्रस्टी आप एक इंसान रखोगे तो मुझे मिनिमम 2 ट्रस्टी बैठाने पड़ेंगे। अगर आप कंपनी रख रहे हो तो कौन सी कंपनी रख रहे हो? 1% कंपनी, तो मिनिमम 2 रखने पड़ेंगे। नॉर्मल कंपनी रख रही तो एक ही रखोगे तो भी चल जाएगा। ओपीसी में होता है एक इंसान है, एक इंसान होता है ना, इसीलिए उन्होंने क्या बोला भैया आपके लिए भी 2 लिमिट। अब बच्चा लैंग्वेज रीड करने से पहले मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर ओपीसी इंडिविजुअल रखना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 ट्रस्टी रखना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल कंपनी रखना चाहते हो तो एटलीस्ट एक से ही चलेगा। यही ये पैराग्राफ बोल रहा है। तो इन शॉर्ट ट्रस्टी कौन बन सकता है बच्चा? कोई भी इंसान बन सकता है, कोई भी कंपनी बन सकती है, ठीक है। इंसान अगर ओपीसी रख रहे हो तो आपको एक ट्रस्टी से काम नहीं चलेगा, आपको वेलफेयर में 2 ट्रस्टी बैठाने पड़ेंगे। नॉर्मल कंपनी के लिए आपको एक से भी काम चल जाएगा। याद रखना कंपनी का डायरेक्टर कैन बी प्रमोटर, उसके रिलेटिव, चाहे आपकी नॉर्मल कंपनी, होल्डिंग, सब्जी, एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर, ये सब लोग कोई भी ट्रस्टी में ना बैठे, याद रखना। और आपका वो शेयर होल्डर भी ना बैठे जिसकी शेयर होल्डिंग 10% या उससे ज्यादा। 9% है तो क्या ट्रस्टी बन सकता है? हाँ, या 1%, 2%, 4%। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पे पूरा पॉइंट होता है ओवर। सारे के सारे चिल्लर पॉइंट है। ट्रस्टी वोट नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ कंपनी ने शेयर्स दिए थे ट्रस्ट को, क्यों दिए थे? ताकि वो एम्प्लॉयज को देख सके ना, एक्सरसाइज करने आएंगे वो। क्या ट्रस्ट शेयर होल्डर बन गया शेयर देने से? तो क्या वोटिंग बना? क्या नहीं बनाया? तो क्या उसके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे? ट्रस्ट जस्ट लाइक अ डिपॉजिट, वेरी गुड, है ना। जब ट्रस्ट शेयर होल्डर ही नहीं बना तो वोटिंग राइट्स कहां से आएंगे? तो ट्रस्टी पूरे ट्रस्ट को संभाल रहा है, गवर्न अंडर दीज रेगुलेशन। इस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रस्ट को दिया ना। ट्रस्ट तो एक पूरी आर्टिफिशियल बॉडी होगी ना, उसमें बैठने वाला कौन है? ट्रस्टी। ट्रस्टी के पास क्या वोटिंग राइट्स आ गए? क्या नहीं, कोई वोटिंग पावर नहीं है, ना ही वो वोट करेगा। क्लियर है? सिंपल बात है। ट्रस्टी शुड इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? पूरी कंफर्म कर ले भैया शेयर होल्डर से बार बार, है ना, जो भी अप्रूवल ले जा रहे एज पर रूल्स रेगुलेशन, अप्रूवल जो ले जा रहे हैं वो ले जा रहे हैं कि नहीं। कौन सी अप्रूवल लेनी पड़ती है? एसआर पास कराना, वही 75%। बच्चा मैंने पहले से बता दूं आपको, प्लानिंग पहले से ही हो जाती है, ट्रस्ट बनने की प्रोसेस पहले से हो जाती है कि हम ट्रस्ट बना रहे, रूट के थ्रू बना रहे, ठीक है। तो ट्रस्टी का काम क्या है? जो ट्रस्ट बनना है वो भी सही तरीके से हो, और मेंबर से जो अप्रूवल लिए जा रही है वो भी एज पर रूल्स रेगुलेशन, मतलब मीटिंग में बैठकर प्रॉपर वोट लिया गया है, वो उसका ख्याल रखे। ट्रस्ट नॉट डील इन डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती, किसी और पे डिपेंड होता है, मतलब नॉर्मल शेयर से। इन्होंने कहा ट्रस्ट को साफ साफ बोल दिया भैया तुम डेरिवेटिव में डील नहीं कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला हाँ कर सकते हो अगर एज पर रूल्स रेगुलेशन हो। शैल अंडरटेकिंग ओनली, वही डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन हम लेंगे जो परमिशन दे रखेगा दीज रेगुलेशन। ये रेगुलेशन जनरली किसको परमिशन दे रहा है? नॉर्मल शेयर्स को दे रहा है, डेरिवेटिव को नहीं दे रहा है। लेकिन अगर दे दो तो फिर दे भी देगा। इन शॉर्ट डेरिवेटिव में डील नहीं करेगा, जो रेगुलेशन अलाउ करेगा उसी में। तो रेगुलेशन अलाउ नॉर्मली शेयर्स को ही किया जा रहा है। क्लियर है? सिंपल बात है। कंपनी क्या करेगा बच्चा? में लेंड मनी टू ट्रस्ट, प्रोसेस का ही तो पार्ट था, उधारी दी थी कंपनी ने ट्रस्ट को। क्यों दिया था? या तो नए शेयर्स के लिए भी और सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सके, ये लिखा है न्यू इश्यू और सेकेंडरी मार्केट। ये पॉइंट तो रिपीट है पूरा। ट्रस्ट के पास जो शेयर्स है वो तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है ना। मत मानो कि भैया ये एज अ प्रमोटर रख रहा है, मत मानो कि ये पब्लिक शेयर होल्डिंग है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी हमने रखा है। ये किसी का पार्ट नहीं है, वो ये बोल रहे ना पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट है
ना प्रमोटर शेयर होल्डिंग का पार्ट है, ये किसी का पार्ट नहीं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी है। ये अभी हमने जैसे डिपॉजिटर को फॉर्मेलिटी देते थे, ऐसे हमने ट्रस्ट को फॉर्मेलिटी दिया है। आखिरकार इसका मालिक वही होगा जो ऑप्शन एक्साइज करेगा। बात समझ में आई? तो ये किसी का भी पार्ट नहीं। इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रस्ट के पास जो शेयर होल्डिंग है कि उसको प्रमोटर का पार्ट मानेंगे या पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट मानेंगे, साफ साफ लिखा है नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। क्लियर है? चल 9 तक किसी को कोई दिक्कत? बच्चा ध्यान देना, 10th पॉइंट क्या बोल रहे हैं, हम सेकेंडरी एक्विजिशन करने जा रहे थे। सेकेंडरी एक्विजिशन बोले तो सेकेंडरी मार्केट से पुराने शेयर्स लेने जा रहे थे। उन्होंने कहा उसकी एक लिमिट है, बहुत ज्यादा नहीं खरीद के बैठ जाना। ट्रस्ट सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदेगा, पैसे लेकर गया था कंपनी से, ठीक है, मैंने कहा था पहले खरीद के रख लेगा। इसने कहा कि भैया एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रस्ट कितने से ज्यादा ना ले, 2%। 2% किसका? अपना पेड अप इक्विटी कैपिटल देख लेना भैया, कंपनी का जो भी पेड अप इक्विटी कैपिटल है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है बच्चा, 2022 2023। प्रीवियस क्या होगा, 2021 से 2022। बैलेंस शीट में मुझे पता चल जाएगा मेरा पेड अप इक्विटी कैपिटल, उसका 2% कितना होता है। उससे ज्यादा सेकेंडरी मार्केट में मत खरीदना, लेकिन जरूरत हमें ज्यादा है तो टाइम है ना, अभी टाइम है, खरीदते रहे। बच्चा 10th पॉइंट बोलता है ऐसे ही नहीं आपने मार्केट से बहुत सारा खरीद के रख लिया, आपकी एक लिमिट है, सेकेंडरी मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा उठाओगे। तो एक फाइनेंशियल ईयर में सेकेंडरी मार्केट में कितना पैसा उठाया जा सकता है, 2%। 2% से ज्यादा नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर में 2%। ये समझ में आ गया? नीचे जो लिखा है वो नहीं समझ में आएगा जब तक दूसरा पॉइंट नहीं पढ़ोगे। पहले बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? 10th पॉइंट और 11th पॉइंट कनेक्टेड है। 11th पॉइंट बोलता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी शेयर्स है सेकेंडरी मार्केट में ट्रस्ट हेल्ड कर रहा है, खरीद रहा है। 10th पॉइंट बोलता है कि भैया आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2% से ज्यादा मत खरीदे। इन्होंने बोल दिया नो टाइम एक्सीड, नो टाइम मैंने ऊपर लिखा है एनी टाइम, नहीं समझ में आया, बता रही बच्चा। बिलो द मेंशन प्रिस्क्राइब, इन्होंने कहा यहाँ पे हमने कुछ मेंशन कर रखा है, एक टेबल बना के रखी है ABC। इन्होंने कहा आपकी स्कीम कौन सी वाली है, क्या आपकी स्कीम पार्ट ए में आ रही है, क्या आपकी स्कीम पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई में आ रही है। दीदी ये क्या बात हुई, समझा दीजिए। मैंने आपको बताया इस चैप्टर में 5 स्कीम है। पहली स्कीम क्या थी, दूसरी इसार, लेकिन तीसरी बच्चा SAR शॉर्टकट में लिखा है एप्रिसिएशन राइट, फिर एक जनरल बेनिफिट और एक रिटायरमेंट बेनिफिट। इन्होंने ये सब बताया नहीं है, इन्होंने बस क्या बोल दिया है, हिंट कर दिया आपको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई। यही वर्ड ये लोग आगे चलकर यूज करेंगे। अगर ए बोले तो समझ जाना स्टॉप स्कीम की बात करें, बी बोला है तो समझ जाना इसार, ऐसे डी ई जो भी बोलेगा इससे है ना, आप लिखोगे वो धीरे धीरे याद होता जाएगा। इन्होंने कहा आपकी स्कीम कौन सी है, आपकी स्कीम कौन सी है। हम कह रहे हैं हमारी स्कीम है कौन सी वाली, इसॉप। अभी तक ज्यादा डिटेल में इसॉप भी समझो। अगर आप इसॉप वाली स्कीम के अंतर्गत आते हो तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कर सकते हो, 2% से ज्यादा नहीं। लेकिन उन्होंने बोल दिया कभी भी आपकी लिमिट ओवरऑल 5% को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मतलब हमेशा की लिमिट क्या है बच्चा, 5%। मतलब समझ लो हम एक फाइनेंशियल ईयर में, आज मैंने इस साल क्या किया है, 2% लिया, नेक्स्ट ईयर कितना लूंगी, 2%, तो टोटल कितने हो जाएगा, 4। उसके बाद क्या लूंगी, क्या उसके बाद ले सकती हूँ, नहीं। मतलब कभी भी मेरी लिमिट क्या क्रॉस ना करे, 5%। इन्होंने बोला भैया इसॉप वाली स्कीम के लिए भी सेम, और इसैप के लिए भी और सार के लिए भी। इन तीनों स्कीम के लिए जो पार्ट ए बी सी में आ रही है उसके लिए लिमिट क्या है, 5%। ये समझ में आए? यही अगर डी और ई की बात करते हैं, एक जनरल बेनिफिट और एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसके लिए लिमिट क्या है, 2%। क्या बात समझ में आ रही है? ऑल दी स्कीम, अगर एक ही कंपनी बहुत सारी स्कीम निकाल रही है, एक ही कंपनी एक बार में बहुत सारी स्कीम, इसकी लिमिट भी क्या है, 5। मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है, 5% कभी भी क्रॉस मत करना। मिलाकर मेरी कंपनी ने इसॉप भी दे दिया, जनरल बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट। हम एक बार सबका क्लब देखेंगे और पिछले फाइनेंशियल ईयर का पेड अप कैपिटल देखेंगे, उससे 5% को कभी भी क्रॉस ना करे। क्या बात समझ में आ रही है? अब वापस से जा रही हूँ, 10 पॉइंट बोलता है एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना लेना है, 2%। लेकिन अगर बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर का आपका है तो हम देखेंगे पूरा,
वो कभी भी क्रॉस ना होना चाहिए। एनी टाइम 5%, 2%, 5%। ये 5% कौन सा है? पार्ट एबीसी के लिए। 2% डी और ई, और 5 क्या है? ABCDE। समझ में आया? ये सब बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, खिचड़ी पक जाएगी। क्लियर है बच्चा? 10, 11 समझ में आया? चलिए बच्चों ध्यान देंगे। अब 11 तक सारी बातें हमें समझ में आ गई। 12th, इस पॉइंट को समझने के लिए बच्चा कुछ टर्म्स है जो समझना जरूरी है। ठीक है, आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है बच्चा एप्रोप्रिएटेड, और क्या लिखा है? अनएप्रोप्रिएटेड। पहले मीनिंग समझा दूं ताकि जब मैं रीड करूं तो समझ में आ जाए। एप्रोप्रिएट शेयर मतलब वो शेयर्स जो एम्प्लॉय वो शेयर्स परचेस करने आगे। मतलब एप्रोप्रिएटेड शेयर मतलब 5 साल का ऑप्शन था, 5 साल तक काम किया एम्प्लॉय ने, और अब वो एम्प्लॉय क्या हो गए? एक्साइज करे। एक्साइज करे मतलब परचेस करे। अनएप्रोप्रिएटेड मतलब एक्साइज नहीं किया। मान लो बच्चा 10 लाख के शेयर्स थे, मान लो ऐसा। ठीक है, 10 लाख में से 7 लाख लोगों ने क्या कर लिया? एप्रोप्रिएट कर लिए, मतलब शेयर्स खरीद लिए। बाकी बचे बुचे क्या हो गए? अनएप्रोप्रिएटेड। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब रीड करते। द अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ द शेयर्स मतलब जो बचे हुए हैं अनएप्रोप्रिएटेड। ठीक है, पहले तो पूरे 10 लाख अनएप्रोप्रिएटेड है ना, जब तक किसी ने नहीं लिया वो तो पूरे के पूरे 10 लाख अनएप्रोप्रिएटेड है। ठीक है, जो भी अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री शेयर्स है, ठीक है, पार्ट ए बी सी। क्या है ये पार्ट ए बी सी? हिसाब और साथ। ठीक है, ये 3 इन्होंने कहा शेल बी। पहले तो अनएप्रोप्रिएटेड को क्या करो? एप्रोप्रिएट करो। शेल बी एप्रोप्रिएटेड विद इन द रीजनेबल पीरियड विच शेल नॉट बी बियॉन्ड द एंड ऑफ द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। इन्होंने कहा भैया पहले अनएप्रोप्रिएट को एप्रोप्रिएट करो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो भी 10 लाख के शेयर्स थे उन्हें क्या करो बच्चा? क्या करो? एक्साइज करवाओ। ठीक है, एप्रोप्रिएट करवाओ। ठीक, जो भी रीजनेबल पीरियड है, ध्यान देना, जो भी रीजनेबल पीरियड खत्म होता है उसका जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है? इफ सच ट्रस्ट, रूट कौन सा चल रहा है बच्चा? ट्रस्ट का ही चल रहा है, हम सारे रूल्स रेगुलेशन ट्रस्ट को लेकर पढ़ रहे। इफ सच ट्रस्ट बच्चा नॉट एबल टू एप्रोप्रिएट, बच गया। अगर ट्रस्ट एप्रोप्रिएट नहीं करवा पाता है, मतलब लोग कितने आए? 7 लाख आए। मेरे एग्जाम्पल में कितने लोग आए? 7 लाख आए, बच गए ना 3 लाख। इन्होंने कहा अगर जो ट्रस्ट है एग्जिस्टिंग ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन नॉट एबल टू एप्रोप्रिएट, नहीं करवा पाया अनएप्रोप्रिएट इन्वेंट्री को, कितने में बच्चा? 1 साल का टाइम दिया। हमने आपको 1 साल का टाइम दिया, जब भी खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा हमने बोला था 3 साल तक काम करो, 3 साल के बाद अब टाइम क्या हो गया? एप्रोप्रिएट करने का। तो आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या करवाना है? पूरा का पूरा शेयर्स देना है। किसको देना है बच्चा? एम्प्लॉयज को। मेरे एग्जाम्पल में वो 10 लाख पूरे शेयर्स एम्प्लॉयज को देने, लेकिन कोई जबरदस्ती है क्या? लिए उसने कितने? क्या? 7 लाख। तो आपको 1 साल के अंदर वो जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वहां से 1 साल के अंदर ये पूरी प्रोसेस को खत्म करना है। जितने लोग एक्साइज करने आएंगे बच्चा उनको देते जाना है शेयर्स, अब वो खरीद लेंगे। 7 लाख लोगों ने खरीद लिया, बच कितने गए बच्चा? 3 लाख। मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कितने बच गए? 3 लाख। इन्होंने कहा सेम डिस्क्लोज, जितने बच गए हैं, जितने बच गए डिस्क्लोजर दे दो स्टॉक एक्सचेंज को। किसको डिस्क्लोजर दे दो? स्टॉक एक्सचेंज को, कि भाई इतना बच गया एंड ऑफ द सच पीरियड। कितना बच गया मेरे एग्जांपल में? 3 लाख बच गया। ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर दे दो किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। वापस पहला पैराग्राफ क्या बोलता है बच्चा? आपको अनएप्रोप्रिएट को एप्रोप्रिएट करना है रीजनेबल टाइम में। ठीक है, अगर ट्रस्ट एप्रोप्रिएट नहीं कर पाता है अनएप्रोप्रिएट को 1 साल के अंदर, पहले हमने 1 साल का टाइम दिया, 1 साल के अंदर जब भी टाइम खत्म होगा, मतलब 3 साल का ड्यूरेशन था वर्किंग का, ऑप्शन एक्सरसाइज करने आते, 1 साल का टाइम दिया, खत्म करो, मतलब शेयर्स को दे दो, एप्रोप्रिएट करो। एप्रोप्रिएट 1 साल के अंदर जितने होते हैं बढ़िया, जितने नहीं होते हैं उसका डिस्क्लोजर दोगे स्टॉक एक्सचेंज में। ये बात समझ में आ गई? जितने नहीं होते हैं, फिर से रीड करो, इफ ट्रस्ट नॉट एबल टू एप्रोप्रिएट दी अनएप्रोप्रिएटेड तो सेम डिस्क्लोज टू दी स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक क्लियर है? कब? एंड ऑफ दी सच पीरियड, जब भी वो 1 ईयर खत्म होता है। देन सच शेल बी सोल्ड। अब बच गए शेयर्स, उसका क्या करेगा वो? 3 लाख के शेयर्स बेचेगा। कहां बेचेगा? सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो इतने बच गए। कितने बच गए? 3 लाख। बताने के बाद अब इसे बेच दीजिए।
बेचने का टाइम दे दिया। इन्होंने बोला सोल्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी आर जहां भी लिस्टेड है, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हूं तो कहां बेचूंगी बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां भी कंपनी लिस्ट है वहां बेच दो। इसके लिए हमने टाइम कितना दे रखा है, 5 साल बच्चा। लेकिन ये 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ये भी नोटिफिकेशन, 1 साल भी बोला था नोटिफिकेशन, 5 साल भी बोला था नोटिफिकेशन। समझिए बच्चा, कंपनी ने बनाया ट्रस्ट, कंपनी ने बनाया ट्रस्ट, इन्होंने बोला 3 साल के अंदर एक्सरसाइज करने आ जाएंगे, 3 साल के अंदर एक्सरसाइज करने आ जाएंगे, ठीक है। अब ट्रस्ट के पास कितने शेयर्स थे बच्चा, 10 लाख के। ट्रस्ट के पास कितने शेयर्स थे, 10 लाख के बच्चा। 7 लाख आए, मतलब ये अप्रोप्रिएट हो गया। 3 लाख नहीं आए तो क्या बोल दिया, अनएप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा ये सारे काम के लिए हमने आपको क्या दिया था, 1 साल दिया था। 3 साल काम करने के बाद ऑप्शन एक्साइज करने आएगा एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय को रफा दफा करो, कितने में बच्चा, 1 साल के अंदर अंदर इनके ऑप्शन को क्या करवाओ, एक्साइज कराओ। इसको भी लंबा मत खींचना, फ्रॉम सच नोटिफिकेशन। तो ये 1 साल के अंदर क्या दे दिया, ये पूरे पूरे 7 लाख एक्साइज करवा दिए। बाकी के बचे बुचे जो 3 लाख है किसको इन्फॉर्म करो, स्टॉक एक्सचेंज को। और फिर हमने आपको टाइम दे दिया है 5 साल का, इस 5 साल में 1 साल इंक्लूडेड है, मतलब टाइम कितना है, 4 साल के अंदर अंदर इन 3 लाख को आप कहां बेच दो, स्टॉक मार्केट में। कैसे पता चला इंक्लूडेड है, 1 ईयर फ्रॉम नोटिफिकेशन, और उन्होंने क्या लिखा है, 5 ईयर फ्रॉम नोटिफिकेशन लिखा है, मतलब नोटिफिकेशन की डेट तो एक ही आई होगी ना, वहां से 1 साल और वहां से 5 साल, मतलब टाइम कितना है, 1 साल माइनस कर दो, 1 साल तो भैया इन्हीं को देना है, बचे कितने, 4 साल। अब बच्चा इस पूरी लैंग्वेज को रीड करो, मुझे बताओ समझ में आया है कि नहीं, फटाफट रीड करो पूरी समरी वापस से। फर्स्ट पैराग्राफ बोलता है अनएप्रोप्रिएटेड अमाउंट को क्या करवाओ, एप्रोप्रिएट, जो भी रीजनेबल टाइम है, रीजनेबल टाइम सेकंड पैराग्राफ में बताया। उन्होंने कहा भैया अगर ट्रस्ट के पास कुछ बच जाता है, वो एप्रोप्रिएट नहीं करवा पाता है, किसको, अनएप्रोप्रिएट अमाउंट, तो साफ साफ बोल दे भैया आपके पास है 1 साल का टाइम, उस 1 साल में फटाफट दो, वो जो मेरे एग्जांपल में 7 लाख, वो फटाफट दो। बाकी जो बच गए जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, वो डिस्क्लोज पहले स्टॉक एक्सचेंज को करो और स्टॉक एक्सचेंज में फिर बेच दो, पहले डिस्क्लोजर, ताकि उनको पता रहे कि कितने बेचने वाले हो, फिर बेच दो। लेकिन इसका ड्यूरेशन क्या है बच्चा, 5 साल, इसका ड्यूरेशन क्या है, 5 साल। नीचे क्वेश्चन बता के रखा है, कीपिंग इन द व्यू पॉइंट ऑफ पॉइंट नंबर 12, इस पॉइंट नंबर 12 को कंसीडर करना और पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द इन्वेंट्री एज द अनएप्रोप्रिएट, बताइए वेदर द एप्रोप्रिएशन मेड टू स्कीम कैन बी कंसीडर एज अ कंप्लायंसेस, क्या हम मानेंगे कि ट्रस्ट ने पूरे के पूरे कंप्लायंसेस किए हैं, इस पॉइंट नंबर 12 को कंसीडर करके बताइए। बच्चा स्कीम के अकॉर्डिंग हमें पूरे के पूरे 10 लाख के शेयर, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने को किसको देने थे बच्चा, एम्प्लॉय को। अगर उसने पूरे कर लिए तो वेरी गुड, पूरे नहीं किए तो काम को खत्म करवाएगा ट्रस्ट। काम को खत्म कैसे करवाएगा, बचे बुचे को सेकेंडरी मार्केट में बेचकर। कंसीडर, इन्होंने कहा हाँ हम मानेंगे कि ट्रस्ट ने पूरे कंप्लायंसेस कर दिए, तब मानेंगे जब कंपनी का जो एप्रोप्रिएट है उसके तो टेंशन नहीं है बच्चा। इंडिविजुअल एम्प्लॉय एप्रोप्रिएट करवा दिया किसको बच्चा, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल को कब करवाया था, जब वो 7 लाख वाले अमाउंट। बच्चे बुच्चे को हमने क्या कर दिया, या तो सेल कर दिया मार्केट में, लेकिन कितना टाइम था उसके लिए, 4 साल, वही सेकेंडरी मार्केट वाला, ठीक है। सो नो एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री रिमेन देयर आफ्टर। अब ट्रस्ट खाली हो गया ना पूरे से, अब ट्रस्ट खत्म, काम खत्म तो उसका ये खत्म, लेकिन ट्रस्ट दूसरे का काम करे तो आपके लिए खत्म हो गया, उनके लिए तो जिंदा है। तो इन शॉर्ट ट्रस्ट का पूरा कंप्लायंसेस कब मानेंगे, जब वो पूरे से शेयर्स को कहां दे देगा बच्चा, जहां से लिए थे। या तो एम्प्लॉयज को पूरा पलटा दिया, एम्प्लॉयज के पास नहीं जा पाया तो मार्केट में सेल कर दिया। ये है पूरा कंक्लूजन, समझ में आया बच्चा, पक्का। अब बच्चा 13 पॉइंट देखो क्या बोलता है, ध्यान दो। ट्रस्ट होल्ड करके रखेगी शेयर्स को, सेकेंडरी मार्केट में साल साल में खरीद रही है, होल्ड करके रखेगी, मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक तो उनके पास वो शेयर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने आए ना, तो अभी अभी खरीदे हुए ना हो 1 महीने पहले, 6 महीने पुराने तो होने चाहिए, 6 महीने तक तो होल्ड करके रखो। जनरल रूल सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है, किसको खरीदना है, ट्रस्ट को। जब भी खरीदेगी तो अपने पास होल्डिंग रखनी है। मिनिमम बोला है, मिनिमम 6 महीने। भैया मैंने 2 साल पहले खरीद के रख लिया ना,
मैक्सिमम की कोई लिमिट थोड़ी ना है, हमने पहले से ही बंदोबस्त करके रखा है, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज्यादा लेट मत करना, 6 महीने तो होल्ड करके रखना। बात समझ में आ रही है? हाँ, ताकि कंप्लाइंसेस तो पहले हो जाए। कल ऑप्शन एक्सरसाइज करने आ रहे, हम कह रहे रुको रुको रुको, सेकेंडरी मार्केट खरीद रहे हम, ये ना हो तो 6 महीने पहले ही आपने खरीद के रखे हो, होल्डिंग आपकी मिनिमम 6 महीने। आप कह रहे आपने 2 साल पहले खरीदे तो अच्छी बात है ना, जितनी जल्दी खरीद के रखोगे, कंप्लाइंसेस करोगे तो अच्छी बात है। तो 6 महीने पहले तो खरीद के रखना। इन्होंने बोल दिया एक्सेप्ट एक्सेप्शन। अब बच्चा एक्सेप्शन में बोल दिया कुछ सर्कमस्टांसेस है जो इन्यूमरेट बता के रखे हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस रेगुलेशन। इन्होंने कहा ऑफ मार्केट और प्लेटफॉर्म और स्टॉक एक्सचेंज, जनरल रूल 6 महीना मिनिमम होल्ड करके रखना है। कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने होंगे तो भी हम इसे काम चला लेंगे। क्या बात समझ में आई? लेकिन जो ये एक्सेप्शन है ऑफ मार्केट का, ये पॉइंट नंबर 14 में ऑफ मार्केट है ना, ये सारी चीजें हम 14 में पढ़ेंगे, एक्सेप्शन 14 में पढ़ेंगे। 13 में अभी तक बस हमने ये पढ़ा है कि भैया ट्रस्ट को शेयर्स खरीद के रखने हैं और उसके पास मिनिमम होल्डिंग पीरियड 6 महीने का होना चाहिए, दैट्स इट। एक्सेप्शंस हैं, हाँ पढ़ेंगे 14 में। क्लियर है? चलिए, यहां नीचे एक नोट दे रखा है, इसमें साफ साफ बोल दिया है एक बार अगर शेयर्स मिल गए तो इसमें लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। चलो सेट इक्विटी शेयर की बात करते हैं। सेट इक्विटी शेयर में क्या बोला था, आपकी पुरानी मेहनत का दे रहे, आज ही दे रहे, आज दिया और आज ही शेयर्स मिल जाएंगे। और आपको क्या बोल दिया, 3 साल तक लॉक इन है कि भैया बेचो मत। यहां सेट इक्विटी शेयर आपको मिले कब, आज मिले, पहले आपने इसके लिए 3 4 5 साल काम किए, फिर शेयर्स मिले और उसके बाद वो क्या बोल देंगे, लॉक इन। तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो उसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। क्यों नहीं है, लॉजिक समझ में आया? 5 साल तक तो कमाने में लग गए शेयर्स, उसके बाद भी बोलेंगे कि 3 साल रखो, तो आप ऐसे ऑप्शंस लोगे ही नहीं। उसमें करना इसलिए जरूरी था बच्चा, क्योंकि हमने आपकी मेहनत का दिया था, आप मार्केट में फायदा उठा के हमने आपको अभी सस्ता दिया तो तुरंत आप बेच दोगे। ठीक है, सेट इक्विटी शेयर में रखना जेन्युइन है लॉक इन पीरियड, इसमें जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ये शेयर्स मिले ही आपको 5 साल बाद है, आगे का लॉक इन रखकर और ये ऑप्शन डिसएडवांटेज में आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो इसमें लॉक इन नहीं है, दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। याद एक क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक में, इसॉब और सेट इक्विटी में, तो ये सारे डिफरेंसेस ऐड ऑन करते जाना है कि भैया उसमें लॉक इन होता है और इसमें लॉक इन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कमाने में इतना टाइम लगा है। ठीक है, चलिए 14 पॉइंट में आते हैं। ट्रस्ट को बोल रखा है कि हमने परमिशन दे रखी है बच्चा, ऑफ मार्केट आप दे सकते हो, ऑफ मार्केट आप दे सकते हो इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। नॉर्मली बच्चा ये ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के अलावा, स्टॉक मार्केट तो ऑनलाइन मार्केट हो गया ना। इन्होंने कहा ट्रस्ट चाहे तो ऑफ मार्केट में शेयर्स बेच सकता है, ट्रांसफर करना मतलब बेचना। किसको बेचेगा बच्चा? एम्प्लॉइज को। किसको बेचेगा? एम्प्लॉइज को, लेकिन एम्प्लॉइज को एज पर स्कीम बेचेगा। इसॉप जो स्कीम चल रही है उस स्कीम के तहत वो क्या देगा, ऑफ मार्केट। स्कीम में लिखा होगा कि आप ये शेयर्स ऑफ मार्केट दीजिए, तो बच्चा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझना बच्चे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है टेक ओवर। टेक ओवर समझते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, दैट वाज टेक ओवर। ठीक है, बायबैक समझते हैं, कंपनी अपनी शेयर्स को वापस खरीद लेती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, ये बात भी याद रखना। ठीक है, बायबैक मतलब हम कह रहे हैं हम आपके शेयर्स वापस खरीदना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो भैया हमें रिटर्न कर दो। बायबैक, कंपनी अपने शेयर्स वापस लेती है। डीलिस्टिंग समझते हो? डीलिस्टिंग मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, जब आप लिस्ट थे तो आप अच्छा काम कर रहे थे। डीलिस्ट होने के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, याद तो हो गई। ठीक है, तो डीलिस्ट हम कर रहे हैं आपको, तो आपकी कंपनी क्या हो रही है बच्चा, अब लिस्टेड नहीं रही। तो वो जो शेयर होल्डर थे जिन्होंने ये सोचा था कि हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, रेपुटेटेड है, हम इसके शेयर होल्डर है, हमने पैसा दिया, अब वो डीलिस्ट होने जा रही है। ठीक है, तो जब भी डीलिस्ट होने जा रही होती है तो होता क्या है कि उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती है। वर्ड समझो, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने आईटीएस कंपनी में पैसा लगाया, मेरी कंपनी लिस्टेड थी, मैंने बहुत अच्छा काम कराया, आप हमारे साथ बने हुए एकदम से पता चलता है कि भैया मैं झूठे रिकॉर्ड्स दिखा रही थी, मैं पिछले साल से लॉस में हूँ, पिछले 3 साल से लॉस में हूँ, तो अब स्टॉक एक्सचेंज मुझे क्या करेगा, डीलिस्ट। लेकिन ये बात तुम लोग को थोड़ी ना पता थी, ये तो डायरेक्टर की धोखाधड़ी है, यहाँ बैठे ऑफिसर्स की धोखाधड़ी है। पता चलता है भैया तो गलत हो गया, तो एक्चुअल में सेबी मुझे बोलेगी, कंपनी को बोलेगी, कंपनी सुनो,
सारे के सारे शेयर होल्डर को क्या दोगे आप? एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्या दोगे बच्चा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है तो मेरी कंपनी डेली स्टोरी, लेकिन तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बने रहो। कुछ लोगों ने भरोसा दिखाया और कुछ लोगों ने भरोसा नहीं दिखाया। इन्होंने बोला दीदी नहीं है भरोसा आप पर, हमें हमारे पैसे वापस करिए, ये लो रखो अपना शेयर। तो सेबी बोलती है एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना, जिनको आगे कैरी ऑन करना है वो आगे बढ़ेंगे, डीलिस्ट रहेंगे, तब भी वो आपका मेंबर बने रहेंगे, और जिसको कैरी नहीं करना है उनको उनका पैसा दो, रिटर्न करो और शेयर आप ले लो। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया है, डीलिस्टिंग में एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी है अपने सारे के सारे शेयर होल्डर ने। जिसने एक्सेप्ट किया तो क्या, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं किया। क्या ये बात समझ में आई? तो डीलिस्टिंग जब होता है तो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। रुको रुको करूंगी सबको, मैं भी एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ। टेक ओवर समझते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। बायबैक समझते हैं। अब डीलिस्ट समझते हो, और डीलिस्ट में क्या दिया जाता है? एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ये भी आप समझ गए। फिर क्या लिखा है? इसके अलावा एनी अदर, क्या लिखा है? एग्जिट ऑफर गिवन बाय द कंपनी जनरली टू शेयर होल्डर। डीलिस्टिंग में डीलिस्टिंग करते वक्त एक एग्जिट ऑफर दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जब सभी बोल देती है कंपनी को कि भैया कंपनी आपके शेयर होल्डर को आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा डीलिस्टिंग के अलावा और कहीं भी ये सब दिया जाता है, उन सबको कवर कर लिया। ठीक है। टेक ओवर मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है। ठीक है। मान लो बच्चा हमारे शेयर्स रिलायंस कंपनी खरीद रही है, अब आईटेक्स कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी, हमारे सारे के सारे शेयर होल्डर उठ के कहां चले जाएंगे? रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। समझो होता कैसे। रिलायंस कंपनी ने आपसे शेयर्स खरीदे ना, मैं तो कंपनी हूं, आर्टिफिशियल बॉडी, मालिक तो तुम लोग बस 10,000 20,000 30,000 1 लाख 2 लाख ऐसे करके नंबर ऑफ शेयर्स थे। रिलायंस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, मतलब हमें खरीद लिया। हमें खरीदा कि शेयर होल्डर को खरीदा? शेयर होल्डर को। तो इन सारे शेयर होल्डर के पास किसके शेयर्स आ गए? रिलायंस कंपनी के शेयर। आपने शेयर्स किसको दे दिए? आईटेक्स कंपनी के शेयर्स बदले में उनको दे दिए। यही तो हुआ, बिक गए आप। क्या बात समझ आ रही है? तो मैंने बोला कि हाँ आईटीएस कंपनी टेक ओवर होने को तैयार है, आप हमें खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मुझे खरीदा गया तो आपके हाथ से आईटेक्स के शेयर्स लेके आपके हाथ में क्या पकड़ा दिए गए? रिलायंस कंपनी के शेयर्स। तो मतलब ओनरशिप बदल रही है। चलिए, इन्होंने कहा, अब समझेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ गए ना। ट्रस्ट को परमिशन दे रखा है कि वो ऑफ मार्केट शेयर्स दे सकती है। किस किस को दे सकती है? नीचे कुछ ग्राउंड्स में। पहला किसको दे सकती है बच्चा? एम्प्लॉइज को। स्कीम में लिखा होना चाहिए, स्कीम में लिखना होना चाहिए कि हम इसे ऑफ मार्केट एम्प्लॉइज को दे रहे, और स्कीम में लिखा ही होगा तो दे सकते हैं। इसके अलावा अब ये शेयर्स किसके पास है? ट्रस्ट के पास है। शेयर्स किसके पास है? ट्रस्ट के पास। कंपनी को आ गई है रिलायंस कंपनी टेक ओवर करने, मेरी बात समझना। ट्रस्ट के पास शेयर्स थे, रिलायंस कंपनी आईटी कंपनी को टेक ओवर करने आ गई है, लेकिन हमने एक ESOP की स्कीम निकाल रखी थी जिसमें हमने अपने शेयर्स प्रिंट करके किसको दे रखे थे? ट्रस्ट को। पूरी कंपनी बिक गई है तो ट्रस्ट क्या करेगी? यहां पर बैठ के अकेले शेयर होल्ड करके क्या करेगी? तो क्या करेगी? ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ट्रस्ट बोलेगा सुनो मेरे पास भी कुछ शेयर्स रखे इस कंपनी के, तो वो भी टेक ओवर में पार्टिसिपेट करेगी। पहली बात समझ में आई क्या? आईटेक्स कंपनी अपने ही शेयर्स क्या खरीद रही है, बायबैक करे, क्योंकि वो शेयर होल्डिंग क्या कर रही है? कम कर रही है। तो भैया अगर ट्रस्ट के पास शेयर्स है, जो शेयर्स कल को किसको मिलने वाले हैं? एम्प्लॉइज को मिलने वाले। हमने ये स्कीम 5 साल पहले निकाल ली थी। ये स्कीम कब निकाली थी? 5 साल पहले। बाद में हमने सोचा ना कि चलो शेयर होल्डिंग कम करना है, तो ट्रस्ट के पास शेयर्स रखे हैं तो ट्रस्ट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। बायबैक में वो कहेगी चलो ये शेयर्स भी दे दो। समझ में आया? आईटेक्स कंपनी क्या हो रही है? डीलिस्ट हो रही है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी सबको दिया गया। हमें क्या मालूम था कि हमारी कंपनी इतनी खराब निकलेगी? हमने तो स्कीम दी थी। ये शेयर्स कहां रखे हुए हैं? ट्रस्ट के पास। तो ट्रस्ट क्या कर सकता है? एग्जिट ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकता है। बात समझ में? और एनी अदर। अब मुझे बताओ, चीजें कनेक्ट हो गई? पढ़ क्या रहे हैं? ट्रस्ट ऑफ मार्केट शेयर्स दे सकता है। ये सब ऑनलाइन ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑफ मार्केट दे सकता है। एम्प्लॉइज को दे सकता है एज पर स्कीम में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा वो ऑफ मार्केट कहां दे सकता है? टेक ओवर की प्रोसेस में दे सकता है, बायबैक की प्रोसेस में, जब कंपनी खुद करती है ये सब, डीलिस्ट की, और एनी अदर एग्जिट ऑफर। अब थोड़ा सा कनेक्शन पीछे लेके जाएंगे। 13, ट्रस्ट को मैंडेटरी अपने पास शेयर्स कितने टाइम के लिए रखना है? 1 ही महीना रखा और कंपनी ने बायबैक की प्रोसेस कर दी तो पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? जनरल रूल 6 महीने रखना है। एक्सेप्शन है, मतलब कर सकता है ना।
ऑफ मार्केट में दे सकता है जो जो स्कीम में अलाउ करके रखे हैं। क्या क्या अलाउ करके रखे हैं बच्चा? टेक ओवर, एम्प्लॉय को भी देना टेक ओवर, बाय बैक, डी लिस्टिंग। अब बात बताओ 13 14 कनेक्ट हो गई क्या? कंफ्यूजन है तो पूछ लो। 14 समझ में आ गया तो बच्चा 15 आसानी से आ जाएगा। ट्रस्ट नॉट बिकम अ मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग, कि यहाँ पे ट्रस्ट ब्रोकर है क्या? सेकेंडरी मार्केट से खरीद खरीद के बेचता रहता है क्या? ट्रस्ट को तो फॉर्मेलिटी के लिए बनाया है। वो सेल करेगा, उसने सेकेंडरी मार्केट से कुछ शेयर्स खरीदे, क्या उसे वो बेच देगा? नहीं बेचेगा। जनरल रूल, जो शेयर्स उसने खरीदे हैं एम्प्लॉय को ही देगा, ठीक है? वो बेचेगा किसी को भी नहीं। एक्सेप्शन दे सकता है, किसको देगा? एम्प्लॉय को देगा ना। इन्होंने कहा एक्सेप्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, वो ट्रेडर नहीं है, वो ब्रोकर नहीं है, वो सेकेंडरी मार्केट में खरीदने बेचने वाला नहीं है, वो जनरली किसी को नहीं बेचेगा, लेकिन देगा कुछ लोगों को। किस किस को दे सकता है? क्या ये? इस ऑफ स्कीम के अकॉर्डिंग, एस मतलब स्कीम है ना, और क्या लिखा है? दूसरी स्कीम है। फिर देखो क्या लिखा है? जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। ये कौन सी स्कीम थी? चौथी स्कीम थी, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। मतलब स्टार्टिंग के 3 पॉइंट क्या है कि भैया स्कीम में तो देगा, इसी काम के लिए तो आया था। सी पॉइंट को उन्होंने थोड़ी सी डिटेल बताई, कुछ नहीं, उन्होंने कहा भैया ट्रस्टी रीजन लिख देना। रीजन क्या लिखना? स्कीम के तहत कर रहा हो, दैट्स इट। वो ब्रोकर नहीं है, खरीदना बेचना नहीं करेगा, बेचेगा बस इन्हीं लोगों को। हमने 5 स्कीम पढ़ी ना, तो पहले ये 5 स्कीम, 1 2 3 4 5, ये 5 स्कीम के नाम बता दिए। प्लीज बस रिकॉर्ड कर लेना। सेल ऑफ द शेयर याद रखना, यूटिलाइज होना चाहिए, एज पर स्कीम ही होना चाहिए, बस ये याद रखना। तो इन शॉर्ट एबीसी समझ में आ गया? बोलो हाँ। ये कुछ लिखा है बाय बैक, कुछ लिखा है डीलिस्टिंग, कुछ लिखा है एग्जिट ऑफर, रिपीट है ना भैया। ट्रस्ट किसी को नहीं देगा, लेकिन ट्रस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, ऊपर ही पड़ा था। बायबैक में दे सकता है, डीलिस्टिंग में आ सकता है, एग्जिट ऑफर जो भी इसके जैसे मिलते हो, सेम रिपीट। चलिए, कुछ अनएप्रोप्रिएट, कुछ वर्ड याद आ रहे। एप्रोप्रिएट मतलब परचेज। मुझे बताओ, जो नहीं लिया, जो 3 लाख बच गए थे मेरे एग्जाम्पल में, क्या किया उसका? स्टॉक मार्केट में बेच दिया। अभी हमने बोला ये ब्रोकर नहीं है, स्टॉक मार्केट में नहीं बेचेगा, लेकिन बेच सकता है। कौन सा वाला? अनएप्रोप्रिएट, ताकि बेचकर पैसे निकाले और रिटर्न कर दे। लोन लिया था उसने किससे? कंपनी से लिया था ना लोन, चुकाएगा कैसे? मार्केट में बेचेगा तभी। रिपेइंग द लोन, लोन को कैसे रिपे करेगा? इफ अनएप्रोप्रिएट इन शेयर नॉट एप्रोप्रिएट विद इन टाइमलाइन। तो स्टॉक मार्केट में बेचकर, कितना टाइम था उसके पास? 4 साल का, 1 साल तो वहां एप्रोप्रिएट है ना। तो स्टॉक मार्केट में विद इन जो ड्यूरेशन, इन्होंने पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो 1 साल 4 साल कंफ्यूजन वाला है ना, उतने साल के अंदर बेचकर पैसे चुकाने का। वैसे तो स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदेगा बेचेगा नहीं, लेकिन यहां बेच सकता है। कंडीशन समझ में आई? कंपनी ने स्कीम को ही क्या कर दिया? बोले भैया ये स्कीम अब हम नहीं चला रहे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। बीच में कुछ दिक्कतें आ गई, जब स्कीम ही वाइंड अप हो गई, तो अब ये ट्रस्ट के पास जो शेयर्स रखे वो क्या करेगा? बेचेगा ना इधर उधर। तो उसके भी रूल्स लिखे रहते, स्कीम में लिखे रहते कि स्कीम अगर किसी कारणवश बीच में अगर रुक जाती है, वाइंड अप हो जाती है, तो उसका क्या करना है। उसमें लिखा होगा बेचो। तो क्या ट्रस्ट फिर बेच सकता है? हाँ। ट्रस्ट जनरली नहीं बेचेगा क्योंकि वो ब्रोकर नहीं है, लेकिन इन सारे केसेस में बेचेगा। समझ में आया? या फिर स्कीम वाइंड अप नहीं हुई है, उस वाइंड अप के लिए किससे परमिशन लेनी है? सेबी से, कि भाई स्कीम बहुत भारी पड़ रही है, बहुत दिक्कत जा रही है, हम ऐसे वाइंड अप नहीं कर पा रहे, सेबी तुम हमारी हेल्प करो, सॉरी लो नहीं है ना। तो सेबी क्या देगी? अप्रूवल देगी, लेकिन सेबी बोलेगी सुनो मैं तुमसे ना कुछ फीस लूंगी। वो फीस का नेचर क्या होगा? बिल्कुल रिटर्न नहीं करने वाला वहां पैसा। वो पैसा कितना होगा? सेबी पहले 1 लाख रुपए लेगी, फिर बात करेगी तुमसे। बात करने के बाद कहेगी ठीक है मैंने अप्रूवल दे दी, स्कीम को बंद करो। ठीक है, अब मुझे बताओ, पॉइंट्स हल्के थे ना? फिर में भारी लेते पक्का। लास्ट पॉइंट, ट्रस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू। इन्होंने कहा भैया हमें डाउट है आपकी कंपनी में क्या हो सकता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर आपकी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग के होने के चांसेस है, तो सेबी के रेगुलेशन बोलते हैं कि हम इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रस्ट से जो जो इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, उसको वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट ये पूरे 16 पॉइंट सिंपल किसकी बात करते हैं? ट्रस्ट की बात। इनडायरेक्ट रूट से आना है, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन को क्या करना है? फॉलो करना है।
अगर सेबी एज पर इनसाइडर ट्रेडिंग आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रही है, देना पड़ेगा, नहीं दिया तो गए काम से। क्लियर बच्चा? यहाँ पे पूरे पॉइंट्स होते हैं ओवर।